नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सभी लोगों का स्वागत है करंट अफेयर्स के शो में। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मई मंथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और ये मई मंथ्स का थर्ड सेशन है। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड सेशन अपलोड किया जा चुका है। जो लोग देखना चाहें उसको देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम के अंदर एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, जिसको हम लोग गेम चेंजर भी कहते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स को आप सदैव पढ़ते चलें, टाइम निकालते चलें, ताकि मेंस एग्ज़ाम जब भी हो आपका तो अचानक से वर्कलोड ना बढ़े। इसीलिए करंट अफेयर सेक्शन को रेगुलर बेसिस पर ख़त्म करते रहिए। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम लोग मई मंथ्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए सेशन रहेगा, जैसे एसएससी मेंस, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं शेड्यूल हो चुके हैं। कैलेंडर ऑलरेडी पहले आ चुका है और एकदम से एग्ज़ाम हमारे सामने होता है। और आप देख ही रहे हैं जून का मंथ स्टार्ट हो चुका है और देखते देखते कुछ महीने हमारे आँखों के सामने गुजर चुके हैं। और एकदम से एग्ज़ाम जब सामने आता है तो टाइम मैनेजमेंट वाला इशू हमेशा साथ में रहता है। तो पहले से ही अलर्ट रहें, पहले से ही टाइम को मैनेज करते चलें, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। यू वॉज अनाउंस्ड एज द रिसिपेंट ऑफ 2025 यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। अभी हाल में ही ये अवार्ड किसे दिया गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है यहाँ पर राधिका सेन, अभिलाषा बाराक, कर्नल सोफिया कुरैशी या कैप्टन शिवा चौहान। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा आंसर इज अभिलाषा बाराक को यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। यूएन की तरफ से ये अवार्ड दिया गया है, इसलिए इस अवार्ड को काफ़ी महत्वपूर्ण अवार्ड माना जा रहा है। और एग्ज़ाम के लिए भी आप इसको नोट कर लें, नोट करते चलें। साथ ही साथ अभिलाषा बाराक को यूएन जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर अ रिकॉर्ड डिविडेंड ऑफ हाउ मच टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 26। अभी हाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिकॉर्ड डिविडेंड ट्रांसफ़र किया। ये डिविडेंड का मतलब यहाँ समझ लेते हैं। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, सिंपल भाषा में प्रॉफिट का हिस्सा। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑनरशिप भारत सरकार की है, तो रिजर्व बैंक के जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें कहीं ना कहीं शेयर होल्डिंग जो है सरकार की होने की वजह से इसका पे आउट जो है सरकार ट्रांसफ़र करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार को। क्योंकि इस बार रिकॉर्ड ट्रांसफ़र हुआ है, इससे पहले भी ट्रांसफ़र होते रहे हैं, तो इस बार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना ट्रांसफ़र किया गया, 1.95 लाख करोड़, 2.1 लाख करोड़, 2.86 या 3.25 करोड़। ये ऑप्शंस यहाँ पर आपके दिए गए हैं और इसका सही उत्तर जो होगा वो है 2.87 लाख करोड़ का डिविडेंड जो है ये ट्रांसफ़र किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। 2.87 लाख करोड़ डिविडेंड ट्रांसफ़र किया गया है। आइए देख लेते हैं पिछले सालों के अंदर डिविडेंड्स का क्या स्ट्रक्चर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिविडेंड शेयर्स किए गए हैं, डिविडेंड ट्रांसफ़र किए गए हैं 2024 में 2.11 लाख करोड़, उसके बाद 2.69 लाख करोड़ और सबसे अधिक यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.87 लाख करोड़, जो कि एक रिकॉर्ड भी है। इसलिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज़ है कि रिजर्व बैंक ने कितना डिविडेंड या कितना लाभांश ट्रांसफ़र किया है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये 6.7% हाइयर है प्रीवियस ईयर के ट्रांसफ़र से, ये इतना ज़्यादा है, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिविडेंड ट्रांसफ़र ऑफ आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो नॉन एज, इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड को किस नाम से जाना जाता है? रेपो ट्रांसफ़र, फिस्कल ग्रांट, सरप्लस ट्रांसफ़र या कैपिटल रिजर्व? तो यहाँ पर आंसर होगा सरप्लस ट्रांसफ़र। सरप्लस ट्रांसफ़र के रूप में इसको जाना जाता है, डिविडेंड को सरप्लस ट्रांसफ़र के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा पिछले कई सालों के जो एग्ज़ाम के ट्रेंड हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एप्लीकेशंस, पोर्टल के नाम ये सब पूछे जाते हैं। तो इसी से संबंधित एक सवाल है। अभी हाल में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने जीवन ऐप लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि ये जीवन ऐप क्या है। इस तरह के क्वेश्चन में बड़ा कन्फ्यूज़न भी होता है, तो आप इसमें काम कर सकते हैं कि एक लिस्ट बना के रखें, जो भी एप्लीकेशन रिसेंटली आ रहे हैं उनको वहाँ पे नोट करते चलें, ताकि एक साथ रहेगा तो एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा। तो अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो 100% आप श्योर होंगे इसका सही उत्तर है जॉइंट एलरी एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क।
और ये एक तरीके से देखा जाए तो ये सीनियर सिटीजन के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आप नोट कर लें, जॉइंट एल्डरी एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ और ख़ास बातें। चलिए पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके साथ ही एक उन्होंने एप्लीकेशन और लॉन्च किया, शतायु डैशबोर्ड। शतायु डैशबोर्ड लॉन्च किया, यानी दो, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है और एक शतायु ऐप लॉन्च किया है। इसे पूछा जा रहा है किस मंत्री ने लॉन्च किया। अभी इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के एग्जाम में पूछ सकता है। पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था वीरेंद्र कुमार, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें एक क्वेश्चन को, एक न्यूज़ को 3 डायमेंशंस देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ताकि हम एग्जाम में इसको कर पाएँ। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यहाँ पर सही उत्तर होगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसको लॉन्च किया, जो कि इस समय सामाजिक न्याय मंत्री हैं, सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं। तो ये हमें पॉइंट ध्यान रखना है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ शतायु डैशबोर्ड एंड शतायु का क्या मकसद है। तो ऑप्शन है यहाँ डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन शिक्षा, वृद्ध देखभाल संबंधी जानकारी और सहायता, या रेलवे टिकटिंग। तो आंसर यहाँ पर होगा बिल्कुल वृद्ध या सीनियर सिटीजन के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ताकि वो अपनी केयर की, अपनी सहायता से संबंधित इन्फॉर्मेशन को देख सकें। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है सही उत्तर माना जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक जीवन ऐप है, ठीक, जीवन ऐप, चूँकि अभी तो हमें ध्यान नहीं, जब एग्ज़ाम हमारा होगा आगे 2-3 महीने बाद, तो ये चीज़ें थोड़ी भूलनी शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पर आपके बनाएंगे नोट्स जो हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। और ध्यान रखिए, एक एक नंबर की बड़ी कीमत होती है। एक एक नंबर हमें एग्ज़ाम में बहुत आगे और बहुत पीछे भी कर सकता है। तो हमें एक एक नंबर के लिए प्रयास करना है, ताकि इस साल कोई भी ऐसा कारण ना हो कि हमारा सिलेक्शन ना हो। 100% श्योर हो कि इस बार सिलेक्शन लेना ही है किसी भी कीमत पर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंपनी रिसेंटली रिसीव्ड RBI फाइनल ऑथराइजेशन टू ऑपरेट एज अ PPI इशूअर। ये सवाल जो है थोड़ा फाइनेंशियल कैटेगरी का है और ये बैंकिंग सेक्टर एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन है फिनो, जिगजुग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रेजर पे या फ़ोन पे। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे इसका सही उत्तर है जिगजुग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसको PPI इशूअर का लाइसेंस अभी हाल में इशू किया गया है। तो आइए देख लेते हैं ये PPI होता क्या है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ PPI। PPI का फुल फॉर्म यहाँ पर मेंशन है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो फुल फॉर्म ध्यान रखना है हमें, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये होते क्या हैं आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन है, ये जो लाइसेंस दिया गया है, ये जो ऑथराइजेशन दिया गया है, ये किस लाइसेंस के तहत दिया जाता है। यानी PPI, सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि PPI का जो लाइसेंस है, जो ऑथराइजेशन है, किस एक्ट के तहत मिलता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, या RB एक्ट 1934। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट जो है, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत ये अनुमति जो है रिजर्व बैंक देता है। आइए जानते हैं ये प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो ये इंस्ट्रूमेंट जारी किया गया, ये है क्या। देखिए, जैसे नाम से ही बहुत अधिक क्लियरिटी हो जाती है। किसी वर्ड को आप पकड़िए और उसके वर्ड की मीनिंग को समझिए, तो 90% इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ जाएगी। जैसे प्रीपेड, यानी पहले से ही आप इसमें कुछ अमाउंट को लोड करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। PPI बेसिकली एक फाइनेंशियल टूल्स होते हैं जो यूजर्स को अलाउ करते हैं प्रीलोडेड फंड इनटू ए कार्ड या डिजिटल वॉलेट्स, जिसमें वो उनका इस्तेमाल बाद में कर सकता है। यानी एक निश्चित अमाउंट जो है आप उसमें भर सकते हैं और इसका इस्तेमाल जो आप कर सकते हैं रियल टाइम लिंक की तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इसका जो कॉमन एग्जाम्पल आप देख पाएंगे डिजिटल वॉलेट्स, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। मोबाइल एप्लीकेशन सच एस पेटीएम, मोबीक्विक, एप्पल पे, ये जो स्टोर्स होते हैं ये प्री लोडेड मनी को स्टोर कर लेते हैं। प्रीपेड कार्ड्स इसके एग्जाम्पल हैं। गिफ्ट कार्ड्स आपने देखा होगा, बहुत सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट कार्ड देती हैं, जिसमें एक निश्चित अमाउंट पहले से भरा होता है और उस निश्चित अमाउंट का इस्तेमाल वो परचेजिंग शॉपिंग में कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांजिट कार्ड भी होते हैं, जिसका इस्तेमाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किया जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के, जिसको हमें ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 वॉज ऑनर्ड विद 2026, अभी हाल में आपने सुना होगा गोडेड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड अभी हाल में दिया गया है चंद्रयान 3 को। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है किसको दिया गया, या क्वेश्चन ये भी आ सकता है जो आपके सामने कि किस संस्था ने दिया।
तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है आपसे। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, नासा ने दिया है, क्या इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने दिया है, या इसको अमेरिकन स्टूडेंट ने दिया है, या इसरो ने दिया है, या जाक्सा ने दिया है। तो इसका सही उत्तर जो है आपका ये हो जाएगा यहाँ पर इंडिया का चंद्रयान 3 जो है लूनार मिशन जो है इसके लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर जो हम लोग लगाएंगे यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉट, जो कि वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर है। तो ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन पे एक बार आ जाते हैं, क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमें लगाना है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स। ये संस्था जो है इसने अभी हाल में अवार्ड दिया। अवार्ड का नाम भी पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए अभी हाल में चंद्रयान 3 को जो सम्मान मिला है वो उसका नाम क्या है, ऐसे पूछ सकता है। तो दोनों तरीके से एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। चलिए, अच्छा, इस अवार्ड को रिसीव किया है अमेरिका में जो अम्बेसडर हैं भारत की तरफ से यूएस में, जिनका नाम है विनय क्वात्रा। विनय क्वात्रा ने इस अवार्ड को रिसीव किया। और एक खास बात आपने पढ़ी होगी कि चंद्रयान 3 ने भारत को एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट भी हासिल किया है कि पहला इंडिया कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसने साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि 23 अगस्त, इसी अचीवमेंट की वजह से 23 अगस्त को स्पेस डे के रूप में मनाने का ऐलान किया था पीएम मोदी ने। तो 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में भी मनाया जाता है, ताकि इसको लोग सेलिब्रेट कर सकें और इसको याद कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल में 2 इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैं जिनको साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मॉकवे। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक हेल्थ के लिए इनको दिया है। उनका नाम पूछा जा रहा है किनको दिया गया है, किस कंट्री ने दिया है, साउथ अफ्रीका ने दिया है। साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट ऑनर है। ऑप्शन है श्रद्धा जोशी, डॉक्टर राज, सलीम अब्दुल करीम, या कीर्तन देदा, रघुराम राजन एंड अभिजीत बनर्जी, विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम, या के सिवान एंड के सोमनाथ। तो यहाँ पर 2 इंडियंस हैं और इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, सलीम अब्दुल करीम एंड कीर्तन देदा। ये नाम आपको याद रखना है, जिनको साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, अब्दुल करीम एंड कीर्तन देवा जिनको अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, ये अवार्ड जो दिया गया है ध्यान रखिएगा, इस अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ मॉकवे और ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। इन्होंने ये अवार्ड दिया है और ये अवार्ड प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया गया। ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मई मंथ में आपने देखा होगा पीएम मोदी कई देशों की यात्रा पर थे और कई बार बहुत से लोग ये आर्गुमेंट भी करते हैं कि सर पीएम मोदी विजिट तो बहुत करते हैं बट पढ़ना हमें पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी की विजिट ऑफिशियल विजिट होती है, जिससे प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं ये किन किन देशों की यात्रा थे और किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो 15 मई को यूएई की विजिट, उसके बाद नीदरलैंड, उसके बाद स्वीडन, उसके बाद इटली। तो इन सभी यात्राओं के संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर सवाल आ रहा है, स्वीडन का हाईएस्ट ऑनर दिया गया है पीएम मोदी को। या तो एग्जाम में पूछ सकता है किसको दिया गया है, या फिर ये पूछ सकता है अवार्ड का नाम क्या। जनरली अवार्ड का नाम ज़्यादा पूछता है कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट स्टार, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, रॉयल नोबेल प्राइज, या रॉयल ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। तो आपको बताना है ये अवार्ड जो पीएम मोदी को मिला है। पीएम मोदी के हाईएस्ट जितने अवार्ड मिले हैं अलग अलग कंट्री के, उसमें अब स्वीडन जुड़ चुका है और इस अवार्ड का नाम है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी हमें ध्यान रखना है। प्रेस्टिजियस अवार्ड रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। कंट्री का नाम क्या है, स्वीडन। स्वीडन ने यह हाईएस्ट ऑनर दिया है। एक बात हमें और ध्यान रखनी है, स्वीडन वही देश है जो नोबेल प्राइज़ देता है पूरे वर्ल्ड में। जो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माने जाते हैं नोबेल प्राइज़ ये स्वीडन के द्वारा ही दिया जाता है। एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि स्वीडन के बारे में एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि स्वीडन विश्व का पहला कैशलेस इकोनॉमी वाला कंट्री बन चुका है, जहाँ पर कैशलेस इकोनॉमी यानी यहाँ पर डिजिटल पेमेंट मैक्सिमम जगहों पर होती है, जिसको कैशलेस इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है स्वीडन को। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो अवार्ड का नाम रॉयल ऑर्डर अवार्ड जो है ये नाम हमें ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो अवार्ड इनको मिला है स्वीडन की तरफ से, ये 31वां अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है। बट इसके बाद इनको एक अवार्ड और भी मिला है, आइए देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट है पीएम मोदी रिसीव नॉर्वे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अभी आपने देखा स्वीडन का हाईएस्ट ऑनर और ये है आपका नॉर्वे का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ये इनको दोनों मिला है। तो 131 हो गया पहला और ये हो जाएगा 132 हो जाएगा इसको मिलाकर। ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है, स्वीडन नॉर्वे दोनों ने हाईएस्ट ऑनर यहाँ पर दिया है। इसके अलावा 5 बड़े एग्रीमेंट भी साइन किए गए हैं स्वीडन के साथ में, जिसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नॉर्वे के जो यहाँ पर हेड है, इनका नाम भी यहाँ पर देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर है नॉर्वे के जोनास गायर स्टोर। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हेराल्डो, जो कि वहाँ पर किंग या कह सकते हैं कि वहाँ पर एक तरीके से मोनार्की सिस्टम है। तो यहाँ पर वहाँ के जो किंग हैं हेराल्ड, और ये हैं आपके प्राइम मिनिस्टर नॉर्वे के। नॉर्वे डज नॉट है एनी प्रेसिडेंट, क्योंकि वहाँ पर क्या है मोनार्की रूल है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का नाम ध्यान रखना है, कभी कभी प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछ लेता है और या फिर उनको उनके जो हेड हैं उनका नाम भी पूछ सकता है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। इंडिया नॉर्वे ने यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, नॉर्वे और इंडिया ने यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। उन एग्रीमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी इस एग्रीमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, स्वीडन ने जो अवार्ड मिला वो 31 है और नॉर्वे ने जो अवार्ड दिया वो 32 है। तो 32 अवार्ड टोटल हो जाएंगे। 32 अवार्ड इसको मिलाकर, स्वीडन को मिलाकर, नॉर्वे को मिलाकर हो जाएंगे। स्वीडन का 31 और नॉर्वे का 32। यहाँ पर एक पॉइंट और देख लें कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने $100 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट साइन किया, EFTA। ये एक एग्रीमेंट है जिसके अंतर्गत नॉर्वे के साथ ये समझौता किया गया है। नॉर्वे में ये सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया है 1 मिलियन जॉब्स के लिए। 1 मिलियन जॉब्स के लिए यहाँ पर एग्रीमेंट साइन हुआ है। $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स के लिए यहाँ पर ये समझौता साइन किया गया है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। आइए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक और पीएम मोदी को अवार्ड दिया गया है FAO के द्वारा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मई में बताइए कौन सा इनको अवार्ड दिया गया है। गांधी पीस प्राइज, FAO एग्रीकोला, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। FAO एग्रीकोला मेडल जो है यहाँ पर आप सही आंसर गेस कर सकते हैं आसानी से। ये अवार्ड दिया गया है पीएम मोदी को। दिया किसने है? FAO ने दिया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये अवार्ड दिया है और पीएम मोदी ने इसको डेडिकेट किया है भारत के किसानों को, भारत के अन्नदाता को उन्होंने डेडिकेट किया है ये अवार्ड। अवार्ड का नाम याद रखना है, एग्रीकोला मेडल, और ये अवार्ड देता है FAO के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अब क्वेश्चन देखिए घुमा के कैसे पूछ सकता है, ये सवाल पूछेगा आपसे, पीएम मोदी वॉज अवॉर्डेड द FAO एग्रीकोला अवार्ड, तो बताइए यहाँ पर FAO के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है। जो हमें पता होता है अब क्वेश्चन में लिखा रहता है, पूछता कुछ और है। आजकल ट्रेंड इसी बात का है एग्जाम में। तो ध्यान रखना है हमें कि यहाँ पर जो FAO के महानिदेशक हैं इनका नाम है क्यू डोंगयू। ऑप्शन सी यहाँ पर से आंसर होगा, ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक कर लें। अजय बागा जो हैं ये तो वर्ल्ड बैंक के हैं। एंटोनियो गुतरेस जो हैं ये आपके UN के हैं। और टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस ये आपके WHO के हेड हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, WHO, टेड्रोस, एंटोनियो गुतरेस UN के जनरल सेक्रेटरी, क्यू डोंगयू जो कि FAO के हेड हैं, और अजय बागा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्यू डोंगयू ऑप्शन हो जाएगा। और इसका हेड ऑफिस हमें ध्यान रखना है, FAO का हेड ऑफिस है इटली। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है क्लर्क के एग्जाम में कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये रोम में है, इटली के रोम शहर में। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं पीएम मोदी की जो इटली विजिट हुई, इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग एक समरी चार्ट देख लेते हैं। कंट्री एंड कीवर्ड फॉर एग्जामिनेशन, एग्जाम के लिए कीवर्ड क्या है। देखिए स्वीडन का क्या मिला, हाईएस्ट ऑनर। नॉर्वे में ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई और अवार्ड भी मिला। इटली में क्या इनको अवार्ड मिला, FAO एग्रीकोला मेडल मिला। और नीदरलैंड भी यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, नीदरलैंड के साथ यहाँ समझौता हुआ है सेमीकंडक्टर और वाटर मैनेजमेंट का। ये एक समरी चार्ट है जो पीएम मोदी की विजिट से टू द पॉइंट बातें यहाँ पर दी हुई हैं। इसके बाद यूरोप की यात्रा के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखने की समरी चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके इसको नोट कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर रॉयल ऑर्डर अवार्ड सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। उसके बाद भारत और नॉर्वे ने अपने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया है। उसके बाद FAO की तरफ से अवार्ड मिला है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, इंडिया नॉर्डिक समिट, ये भी एक अच्छा सवाल है कि इंडिया नॉर्डिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, ओस्लो, जो कि नॉर्वे की राजधानी है।
तो इसका मेन फोकस क्या था, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और एआई पर ये एग्रीमेंट साइन किए गए। ये हैं टॉप 5 एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। ये भी कुछ फैक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, पीएम मोदी की यूरोप यात्रा के 5 महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जिसमें सारे पॉइंट क्लियर हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें, इनको देख लें, ताकि यहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो आप आसानी से कर पाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज प्रगति 2026? इसका पहला संस्करण है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला संस्करण एग्जाम पूछ लेता है। कहाँ पर आयोजित किया गया है? पुणे, उमरोई, जयपुर या कोच्चि? तो इसका सही उत्तर है उमरोई, मेघालय। उमरोई, मेघालय में ये ऑर्गेनाइज किया गया है। उमरोई, मेघालय, नाम याद रखना है। प्रगति 2026 पहला एडिशन मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, जिसको आर्मी ने कंडक्ट किया है और इसमें 13 देशों ने भाग लिया है। कितने देशों ने? 13 देशों ने भाग लिया है। और कहाँ पर हुआ है? मेघालय में हुआ है, ये में ध्यान रखना है। मेनली इसका फोकस था काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को अंजाम देना, और ये एक मॉक ड्रिल होती है, एक तरह का अभ्यास होता है, जैसे कि हम लोग एग्जाम के लिए अभ्यास करते हैं ताकि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, ऐसे ही आर्मी जो है, इनके लिए कोई हॉलीडे नहीं होता, निरंतर ये अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं और निरंतर अभ्यास करते रहते हैं ताकि किसी भी आपातकाल संकट में निपट सकें। तो इसका हमें ध्यान रखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रगति? प्रगति का फुल फॉर्म हमें ध्यान रखना है कि प्रगति का जो ये यहाँ पर एक फुल फॉर्म बना हुआ है, तो फुल फॉर्म भी हमें ध्यान रखना है। तो फुल फॉर्म जो इसका होगा, यहाँ पे आप नोट कर लें, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोग्राम फॉर रीजनल आर्मी ग्रोथ एंड टेक्निकल इंटीग्रेशन। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगति को किसके द्वारा आयोजित किया गया है? प्रगति को किसके द्वारा आयोजित किया गया है? इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या कोस्ट गार्ड? तो इसका आंसर होगा इंडियन आर्मी का ये प्रोजेक्ट है, इंडियन आर्मी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। अभी हाल में ही आप देखेंगे अदिति 3.0 न्यूज़ में रहा। ये किससे संबंधित है? इस तरह का सवाल देखिए आ जाता है। स्पेस कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम वेलफेयर या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बहुत ही कम देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, और इसका सही उत्तर है मैरीटाइम वेलफेयर, यानी नौसेना के पास एक ज़बरदस्त इक्विपमेंट यहाँ पर आ गया है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है बिना किसी पर्सन को मारे, दुश्मन को मारे, उनके इक्विपमेंट्स को कैप्चर करने का ये एक यंत्र है। आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं, एक बार आपको फोटो दिखा देते हैं जिससे आप क्लियर यहाँ पे आप समझ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर युद्धपोत है, और युद्धपोत के अंदर, इस वॉरशिप के अंदर कुछ ऐसे इक्विपमेंट लगाए जाते हैं जिससे वो आसपास के एरिया में ऐसी हाईली फ्रिक्वेंसी की वेव भेजते हैं जिससे कि आने वाले जितने भी रडार सिस्टम हैं, जितने भी आपके फाइटर जेट हैं, उन सबके इंटरनल ऑपरेशंस को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि वो हम पर कोई वॉर नहीं कर सकते हैं। तो इसी को नाम दिया गया है अदिति 3.0। तो ये इंडियन नेवी का यहाँ पर हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, और इंडियन नेवी का ये प्रोजेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपनी सिक्योर्ड इंडियन नेवी कॉन्ट्रैक्ट? इसके लिए किस कंपनी ने टाई अप किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, टोम्बो इमेजिंग, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो? देखिए अगर हम कॉमन सेंस लगाएं, अगर हमें आंसर ना पता हो तो हमारा ध्यान जाएगा एल&टी की तरफ, एचएएल की तरफ और बीएल की तरफ, जबकि यहाँ पर आंसर जो है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आंसर आपका माना जाएगा। टोम्बो इमेजिंग ये कंपनी है जो कि भारत की कंपनी है, इसके साथ समझौता किया गया है HPV यानी हाई पावर माइक्रोवेव्स के लिए। अदिति क्या है? हाई पावर माइक्रोवेव्स है जो नेवी ने यहाँ पर अडॉप्ट किया है। तो टोंगो इमेजिन एक कंपनी है जो कि भारत की कंपनी है, इसके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और इसके सीईओ है मिस्टर अरविंद कोंडांगी, और ये एक डिफेंस एरोस्पेस से संबंधित एक कंपनी है जिसके साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। अदिति 3.0 ध्यान रखना है, हाई फ्रीक्वेंसी के पर ये चलता है, हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम इसको बोल सकते हैं, जो कि इंडियन नेवी का एक नया प्रोजेक्ट है। इसके लिए 25 करोड़ का ग्रांट डिफेंस मंत्रालय ने दिया था, ये भी हमें ध्यान रखना है। और ये अदिति प्रोजेक्ट जो है, ये एक तरीके से हम देखेंगे तो ये काउंटर इलेक्ट्रॉनिक अनमैन्ड थ्रेट्स को कहीं ना कहीं कैप्चर करता है, जिसका एम है इंटीग्रेट हाई पावर माइक्रोवेव्स को डिटेक्ट करना, और ताकि जितने भी आसपास के फाइटर जेट प्लेन है या ऐसे रडार सिस्टम है उनको ध्वस्त किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली न्यूज़ द रेन मुंबई वेदर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन लॉन्च विच ऑर्गेनाइजेशन? अभी हाल में ही रेन मुंबई नामक से वेदर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किसने किया है? NSE, BSE, NCTEX या सेबी? तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप देखेंगे रेन मुंबई एक नया फीचर जुड़ गया है, और इसको लॉन्च किया है NCTEX ने। NCTEX जो है ये एक तरह का
कमोडिटी एक्सचेंज है। कमोडिटी एक्सचेंज का मतलब हो गया कि एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो कमोडिटीज़ होती हैं और नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है। कहाँ पर? कमोडिटीज़ मार्केट में, जिसको बोलते हैं हम लोग MCX। और एक और एक्सचेंज होता है जिसका नाम है NCDEX। तो NCDEX ने ये लॉन्च किया है रेन मुंबई वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। तो NCDEX हमें आंसर देना है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सेल और ट्रेड होते हैं इस एक्सचेंज के अंदर। नया है, नया नाम आपको याद रखना है। मुंबई रेनफॉल पर आधारित ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है NCDEX ने, जिसको डेवलप किया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। डेवलप बाय बॉम्बे IIT बॉम्बे और IMD यानी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है हमारा मौसम विभाग, इसके द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। न्यू वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का नाम रेन मुंबई और लॉन्च बाय NCDEX और डेवलप बाय IIT बॉम्बे एंड IMD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मई के महीने में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कोरियाई युद्ध के किस ऐतिहासिक वर्षगांठ के रूप में इनको आयोजित किया गया था? दक्षिण कोरिया में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन से नंबर की ये ऐतिहासिक वर्षगांठ थी, 50, 75, 100, 125, 150। क्वेश्चन यहाँ से ही बना सकता है कि किस कंट्री का है पूछ सकता है, या किस कंट्री के साथ ये जो हिस्टोरिक माइलस्टोन क्रिएट हुआ है ये पूछ सकता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 75 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया है। यह स्मारक कोरियाई युद्ध के दौरान भारतीय सेना के 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस द्वारा दी गई वीरता, बलिदान और मानवीय सेवा को समर्पित है। तो ये हमें ध्यान रखना है। 75 ईयर की एनिवर्सरी अभी हाल में कंडक्ट हुई है। कहाँ? दक्षिण कोरिया में, जिसने पार्टिसिपेट किया है रक्षा मंत्री ने। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है पार्टिसिपेट किसने किया है, तो रक्षा मंत्री ने पार्टिसिपेट किया है दक्षिण कोरिया के सियोल। सियोल इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। संघमित्रा देखिए न्यूज़ में था। संघमित्रा यहाँ पर एक पेट्रोल वेसल है जो लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कैसे पूछेगा, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल जिसका नाम है संघमित्रा, जो कि पेट्रोलिंग के लिए बनाया गया, इसका निर्माण किसने किया है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मचडॉग शिप बिल्डर्स, कोचिन, गार्डन रिच गोवा या हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, इसका सही उत्तर हो जाएगा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स। कोलकाता में 20 मई के दिन जो है इसको लॉन्च किया गया है। और ये आपका एक वेसल है, नाम याद रखना है संघमित्रा, जो कि यहाँ पर कोलकाता बेस्ड गार्डन रिच कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। संघमित्रा नाम भी पूछ सकता है और डेवलप बाय भी पूछ सकता है। तो ये कलकत्ता में है, ये हमें ध्यान रखना है। संघमित्रा नाम भी हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का पहला AI संचालित फिजिटल बैंक किस शाखा ने शुरू किया है? विच बैंक लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड फिजिटल बैंक? स्टेट बैंक, AU, स्लाइस या ICICI बैंक? तो ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ये है स्लाइस, जो ऑप्शन है आपका स्लाइस स्मॉल पेमेंट बैंक, जिसको लॉन्च किया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, जो कि दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं अभी हाल ही में ही। तो इंडिया का पहला, देखिए फिजिटल बैंक तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है ये AI पावर्ड पहला है। AI पावर्ड फिजिटल मतलब हो गया फिजिकल ब्रांच और एक ऑनलाइन सर्विसेज को जोड़ के बनाए डिजिटल और फिजिकल को जोड़ के बनाए फिजिटल बैंकिंग सिस्टम। तो गुवाहाटी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट AI पावर्ड फिजिटल बैंक ब्रांच लॉन्च बाय, तो आंसर होगा यहाँ पर स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका आंसर हो जाएगा। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस के बारे में एक बात और हमें ध्यान रखनी है, और वो है इसके साथ एक मर्जर हुआ था। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं इनके साथ एक मर्जर हुआ है, तो इसको आइए देख लेते हैं। तो AI पावर्ड का मतलब ये हो गया कि AI इनेबल्ड सर्विसेज जोड़ी गई हैं इसके साथ, और इसके साथ फिजिकल ब्रांच के साथ साथ ऑनलाइन सर्विसेज AI इनबिल्ट के साथ इसको ऐड किया गया है। स्लाइस ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। और स्लाइस के साथ एक क्वेश्चन बहुत फेमस रहा है कि किस बैंक का मर्जर किया गया था इसके साथ। तो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसका मर्जर हुआ था 2024 में। तो ये क्वेश्चन भी स्टैटिक जीके में पूछ लेता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में किसका मर्जर हुआ। तो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम हमें याद रखना है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, चूँकि स्लाइस और नॉर्थ ईस्ट दोनों का यहाँ पर मर्जर हुआ था।
ये इसमें मर्ज हो गया नॉर्थ ईस्ट। इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो बेंगलुरु में है और इसके फाउंडर हैं रंजन बजाज। और इसका जो नेचर है वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक और इसका जो रजिस्टर्ड संस्था है वो गुवाहाटी में है, बट हेड ऑफिस का जो है बेंगलुरु में। तो स्लाइस बिकम द बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप। स्लाइस एक बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप था और नॉर्थ ईस्ट जो है ये गुवाहाटी में था। तो अब नॉर्थ ईस्ट जो हो गया है मर्ज हो गया बेंगलुरु के अंदर। इसी ने लॉन्च किया है क्या, देश का पहला AI फिजिकल ब्रांच लॉन्च बाय हेमंत विश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं और अभी हाल में ही दूसरे बार भी मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हु वाज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। अभी हाल में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ED कौन अपॉइंट हुए हैं, सुधाकर माली, गुणवीर सिंह, स्वामीनाथन, जानकी रमन एंड अशोक लहरी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा गुणवीर सिंह जो हैं ये बन गए हैं RBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ना हमें ध्यान रखना होगा गुणवीर सिंह। ध्यान रखिएगा अशोक लहरी जो हैं ये भी कुछ बने हैं, आपने पढ़ा होगा अशोक लहरी क्या बने हैं, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन बने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और स्वामीनाथन जानकी रमन तो RBI गवर्नर है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ऑप्शंस में कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वर्तमान में 13 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। हमें बस इनका नाम याद रखना है, कौन नए बने हैं, जनरली नए का नाम पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी हाल में अमेरिका के अंदर आप देखेंगे ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। आपको बताना है किस बीमारी के चलते अमेरिका के अंदर ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया, कोविड-19, मलेरिया, इबोला वायरस या डेंगू। तो न्यूज़ आपने पढ़ी होगी, इबोला वायरस जो है फिर से काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है अफ्रीका के अंदर। तो इसी को रोकने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं अमेरिका ने इबोला वायरस डिसीज़ की वजह से, अलर्ट जारी किया है। यहाँ पर एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि जो इबोला वायरस है इसमें पहले भी कई डिजीज़ सामने आई हैं, कई बार ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ज़्यादा फैलता है। तो इबोला वायरस के बढ़ने की वजह से US ने ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। WHO ने भी यहाँ पर अलर्ट जारी किया था। WHO, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि WHO ने किस डिजीज़ के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी किया है, तो इसका नाम हमें ध्यान रखना है इबोला वायरस, जो कि अफ्रीका के अंदर एक बड़ी समस्या बनी हुई है। और इसमें 2 देश जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कॉन्गो और युगांडा। कॉन्गो और युगांडा के अंदर ये केसेस ज़्यादा पाए गए हैं, इस वजह से यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। अक्टूबर में ये सम्मेलन होने वाला है, तो बताइए कहाँ पर होगा, इंडिया, ब्राज़ील, US या फ्रांस। कौन सा सम्मेलन, G20 सम्मेलन, G20 का फॉरेन मिनिस्टर सम्मेलन। तो इसका सही उत्तर है आपका G20 इस बार होगा अमेरिका में। और अमेरिका में भी आप देखिए पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें केवल कंट्री का नाम दिया हुआ है, कई बार कंट्री का नाम नहीं देगा। कंट्री का नाम तो दिया है US, ठीक है चलिए लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए US के सारे ऑप्शन दिए हैं, अटलांटा, शिकागो, वाशिंगटन। अभी क्वेश्चन और कंफ्यूज आता है कि हमें ये तो पता है अमेरिका में, बट अमेरिका में कहाँ पर है, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। तो हमें ध्यान रखना है ये होगा मियामी 2026 के अंदर अमेरिका में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मियामी, हमें ध्यान रखना है मियामी के अंदर ये कंडक्ट किया जाएगा। G20 की स्थापना हुई थी 1999 में, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। G20 सम्मेलन जब भी आगे होगा तो इसके लिए सेपरेट वीडियो डिस्कशन हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर हमें एक चीज़ और ऐड कर दें यहाँ पर कि फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो है यहाँ पर दी गई है। तो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है ये देखिए जब भी कोई मीटिंग होगी वो एक ही देश के अलग अलग शहरों में होती है। तो यहाँ जो विदेश मंत्री की बैठक की मीटिंग होगी वो अटलांटा में होगी, और बाकी जो सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा मियामी में। ये भी अमेरिका का ही एक पार्ट है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। G20 का अगर पूछेगा विदेश मंत्री का सम्मेलन तो आंसर अटलांटा लगाएंगे, और वैसे ही सम्मेलन जो ऑर्गेनाइज होगा बड़े स्तर पे PM लेवल पर वो मियामी में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मई में इंडियाज़ फर्स्ट US डिनोमिनेटेड डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, किस बैंक ने लॉन्च किया है ये आपको बताना है। स्टेट बैंक, अच्छा पहला है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पहला USD डिनोमिनेटेड डेबिट कार्ड है। SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक। तो यहाँ आंसर होगा ICICI बैंक ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, और इसके साथ किसकी साझेदारी की है ये भी हमें ध्यान रखना है। इस कार्ड के साथ किसके साथ साझेदारी की है, मास्टर कार्ड, रुपे, अमेरिकन एक्सप्रेस या वीज़ा। ये सब पेमेंट गेटवेज कंपनीज हैं,
इनके साथ समझौता कंपनियां बैंक करते हैं। तो आप जैसे फ़ोटो पे देख पा रहे होंगे, इमेज पे देख पा रहे होंगे, तो वीज़ा के साथ ही समझौता किया गया है। तो यहाँ पर आंसर होगा वीज़ा। और यहाँ पर आप ये भी नोट कर लें कि ये जो कार्ड है वो क्या है, फर्स्ट यूएसडी डिनोमिनेटेड डेबिट कार्ड है जिसको लॉन्च किया है। ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसको ध्यान से आप नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए यहाँ पर इस कार्ड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इस कार्ड के अंदर कई फीचर्स हैं, जैसे जीएसटी के लिए इसमें छूट दी गई है ना, जीएसटी वगैरह नहीं लगेगा इसके अंदर। बाकी जगह जो फीस है वो कम कर दी गई है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये डेबिट कार्ड जो है भारतीय रुपये के उतार चढ़ाव को भी बचाने में हेल्प करेगा ताकि वो अपने जो करेंसी का वेरिएशन होता है, अलग अलग करेंसी की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। इस वजह से भी ये कार्ड काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि ये ग्लोबल सेविंग अकाउंट से जुड़ जाएगा, जिससे एनआरआई कस्टमर अपनी कमाई को यूएसडी में सुरक्षित रख सकते हैं ताकि वो रुपये के गिरने पर अपनी जो रकम है उसको वो सेफ रख सकें। तो ये सब कुछ बेनिफिट इस कार्ड में दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक मॉडर्न हिस्ट्री इन माई। इराक के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोहम्मद शिया अल सुदानी, हातिब अल हल्बोसी, अली फतेह खादिम अल जैदी या मुस्तफ़ा अल कादमी। देख सकते हैं कितने कठिन नाम यहाँ पर दिए होते हैं और काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है ऐसे नामों में जहाँ सारे नाम एक जैसे ही लगते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पीएम अली फतेह खादिम अल जैदी बन गए हैं सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर इराक के। ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान से नोट कर लें। इराक के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, इराक के सबसे यंगेस्ट कम उम्र के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। चलिए तो ये चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, विच कंपनी अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ 75 स्टेक इन भारतीय लाइफ इंश्योरेंस इन मई। अभी हाल में 75% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा किस कंपनी ने की है? आईसीआईसीआई बैंक, प्रूडेंशियल, एचडीएफसी लाइफ या एसबीआई बैंक। इस तरीके का सवाल फाइनेंशियल अवेयरनेस से जुड़े होते हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो उसका आपको आंसर ध्यान रखना है। इसका सही उत्तर होगा प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल के द्वारा ये हिस्सेदारी जो है, स्टेक जो है एक्वायर किया जाएगा भारतीय एयरटेल। विच कंपनी अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ 75 स्टेक इन भारतीय लाइफ इंश्योरेंस। ठीक, तो आंसर होगा यहाँ पर प्रूडेंशियल कंपनी के द्वारा ये किया जाएगा। अच्छा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रूडेंशियल डील। ये डील की वैल्यू भी हमें ध्यान रखनी है ना, कई बार डील की वैल्यू पूछ लेता है। तो डील की वैल्यू है यहाँ पे आप नोट कर लें 3,500 करोड़, 3,500 करोड़। परसेंटेज ध्यान रखना है आपको, परसेंटेज कितना है इसके अंदर। परसेंटेज है इसका 75% स्टेक और वैल्यू है इसकी 3,500 करोड़। और कंपनी है भारती और प्रूडेंशियल। तो आज हम लोगों ने देखा कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़, और ऐसे ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ के लिए हम लोग आगे सेशन डिस्कशन करेंगे, वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो अभी समय है अपनी तैयारी को धार देने का, अभी समय है अपनी कमियों पर काम करने का। तो ऐसे ही आप सभी लोग अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट जानकारी। वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।